आगे बढ़ते हैं और इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश में स्कूल खोलने का मामले में आज अहम फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। पहले 10वीं 12वीं की कक्षाएं खोलने पर आज अंतिम फैसला हो सकता है। शिक्षा विभाग की कवायद कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं की रीओपनिंग। शिक्षा विभाग में एनसीसी और एनएसएस के मामलों में भी चर्चा की जाएगी। तो आज राजस्थान में शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर। आज राजस्थान सरकार स्कूल खोलने के फैसले पर अंतिम मुहर लगा सकती है। कक्षा 9 से कक्षा 12 के बीच फैसला लिया जा सकता है स्कूलें खोलने के ऊपर। और आज शिक्षा विभाग के साथ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोवर्धन, 9 से 12 की कक्षाएं फिर से खुल सकती हैं। बच्चों और शिक्षा के लिहाज से आज बड़ा फैसला हो सकता है। सीएम इस पर मुहर लगा सकते हैं। क्या कुछ चर्चा का विषय रहने वाला है गोवर्धन? देखिए, अभी जो एसओपी है उसको लगभग मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर एक बार फाइनल निर्णय और होना है, क्योंकि 2 दौर की बातचीत मुख्यमंत्री के साथ में हो चुकी है इस मसले को लेकर के। अभी तक जो सहमति बनी है उसके मुताबिक पहले फेज में 10वीं और 12वीं इन 2 बोर्ड वाली क्लासेज के स्टूडेंट को बुलाए जाने को लेकर के लगभग फैसला हो चुका है। बाकी की जो क्लासेज है बड़ी, चाहे 9th हो चाहे 11th हो, 8th क्लास तक का है, इनका सेकंड फेज में खोलने की है। और उसके बाद थर्ड फेज में जो छोटी क्लासें हैं उनके बच्चों को बुलाने को लेकर के एक एसओपी तैयार की गई है। आज की इस बैठक में इन तीनों फेज की एसओपी को मंजूरी देकर डेट तय कर दी जाएगी कि किस डेट से किन किन बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री की भी शिक्षा विभाग इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है और सरकार का खुद का नारा है कि नो मास्क नो एंट्री, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब ऐसे में बच्चे स्कूल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 9 से 12वीं क्लास के बच्चों की स्कूल में भीड़ भी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? और आपको जैसे पूरी दुनिया के अंदर इस समय जो है वो वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है, वैक्सीन अभी आई नहीं है। ऐसे में कितनी मुश्किल होगी? परिजनों के लिए भी चुनौती है, बच्चों के लिए भी चुनौती है और शिक्षकों के लिए भी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए, तीनों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि बच्चे चाहे छोटी क्लास के हों उनकी और ज्यादा चुनौती है, लेकिन मिडिल क्लास के बच्चों के लिए भी चुनौती है कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने रहने वाला है। हालांकि जो एसओपी तैयार की गई है उनमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों को बीच में बैठने की जो दूरी है वो मेंटेन करना, साथ ही उनको मास्क लगाना, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना, ये सारा एसओपी का हिस्सा है। लेकिन जब स्कूल खुलेंगे और जब व्यवस्थाओं को प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखा जाएगा तभी पुख्ता तौर पर कुछ किया जाएगा। हालांकि एसओपी में इन सारी बातों का जिक्र है। सारे स्कूल्स को पाबंद किया जाएगा। बाकायदा जो संस्था प्रधान है उनकी जिम्मेदारी ये तय की जाएगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग। जी गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आज राजस्थान के लिहाज से शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ सकती है। धौलपुर मुठभेड़ मामले में अपडेट सामने आया। दस्यु केशव गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुई। दस्यु केशव की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों ने दस्यु गिरोह को भगाने में मदद की थी। 1 लाख का इनामी बदमाश बताया जा रहा था दस्यु केशव। चंबल नदी पार करके एमपी की ओर भागने की संभावना जताई जा रही है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने एमपी पुलिस को सक्रिय कर दिया है। राकेश सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। राकेश, इस मामले में किसी और तरह की नई जानकारी पुलिस को मिल पाई है? हालांकि एमपी पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है, किसी तरीके के कोई क्लू या हिंट दस्यु को लेकर? जी बिल्कुल, पुलिस लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह से दस्यु गिरोह पकड़ में आए
पुलिस के कब्जे में आए। इसके लिए चारों तरफ से नाकाबंदी की गई है। जो बॉर्डर इलाका लगता है मध्य प्रदेश का, जहाँ एमपी मुरैना जिले की, जहाँ से पुलिस की सीमा लगती है, मुरैना की पुलिस को पूरी तरह सूचित कर दिया है। उन्होंने भी उधर नाकाबंदी कर ली है। इधर से 3 ओर से पुलिस ने नाकाबंदी करके चारों तरफ से सर्चिंग अभियान एक साथ शुरू किया गया है। डीआईजी संजीव नर्जरी भी कुछ देर में धौलपुर पहुंचने वाले हैं और वो मौके वारदात पर पहुंच करके उसका मुआयना करेंगे तथा इस अभियान में उनका स्थानीय पुलिसकर्मियों का साथ देंगे। अभी तक उसके मामले में कोई विशेष ये क्लू नहीं मिल पाया है कि वो कहाँ छुपा हुआ है दस्यु केशव गुर्जर, लेकिन केशव गुर्जर की पत्नी और 2 सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मौके से दस्यु जब भागा है तो कुछ कारतूस और एक डायरी, एक मोबाइल, कुछ इस तरह की चीजें मिली हैं जिनसे दस्यु गिरोह के बारे में कुछ अहम जानकारियां प्राप्त होने की संभावना है। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इस वक्त जोधपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। एम्स पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। कोविड मरीज की बाथरूम में मौत के बाद हंगामा हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को मरीज के गायब हो जाने की सूचना दी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि मरीज बाथरूम में गया था और मरीज बाथरूम में मृत पाया गया अवस्था में, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अस्पताल में एक मरीज की बाथरूम में मौत हो गई, जबकि अस्पताल प्रशासन ने पहले ये कहा था कि मरीज इलाज के दौरान हॉस्पिटल से भाग गया है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि मरीज की बाथरूम में ही मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, बहुत ही पेचीदा सा ये मामला लग रहा है सुनने में भी कि हॉस्पिटल कहता है कि मरीज इलाज के दौरान बाहर भाग गया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो मरीज की बाथरूम में मौत हुई। क्या था ये पूरा माजरा? देखिए, इस मामले में ये हुआ कि जो मरीज था उसको जो लघु शंका लगी थी और वो जो है बाथरूम में चला गया था, जिसके बाद जब प्रशासन ने देखा कि मरीज बिस्तर पे नहीं है तो परिजनों को सूचित किया गया कि आपका मरीज जो है अस्पताल से गायब हो चुका है। जिसके बाद परिजनों ने जो है अपने मरीज की तलाश की, लेकिन करीब 2 घंटे मरीज नहीं मिला तो परिजनों ने जो है अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की वहां पे फरियाद की। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ये पता चला कि जो मरीज है वो बाथरूम में गया है। तब जो है बाथरूम का ताला तोड़ा गया, अंदर मरीज जो है मृत अवस्था में मिला था। बाद में थानाधिकारी दिलीप फलाव जो है मौके पर है और फिलहाल जो है स्थिति जो है परिजनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो है ये एक आकस्मिक दुर्घटना थी, जो अब जो है कहीं जाके वहां पे शांति हुई। संदेश के बाद जो है मौके पर शांति है। जी चंद्रशेखर, मरीज का पोस्टमार्टम किया जाएगा? जी, जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो फिलहाल जो है आगे जारी रहेगी। फिलहाल जो है वहाँ पे जो हंगामा कर रहे थे परिजन, उनको समझाइश कर ली गई है और वो जो अभी मौके पर जो है शांति बरकरार है। जी 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 चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आज से शुरू हो रहा है। सीएम गहलोत ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज की जान के साथ खिलवाड़ है, जो कि एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। प्रदेश में इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में 2898 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 512 नमूने सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड और अनसेफ की श्रेणी में पाए गए हैं। FSSAI के मुताबिक मिलावट से स्वास्थ्य को नुकसान की आशंका पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसकी सिफारिश की गई है। फिलहाल मिलावट से मौत होने पर ही उम्र कैद का प्रावधान है। और सचिन शर्मा हमारे संवाददाता, बात करते हैं उनसे। सचिन, क्या कुछ खास रहने वाला है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में?
देखिए आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात को दोहराते आए हैं कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर खाद्य पदार्थों में मिलावट बर्दाश्त नहीं होगी, और यही वजह है कि पिछले दिनों उन्होंने त्योहारी सीजन से पहले जिस तरह से अधिकारियों के साथ समीक्षा की थी, जिसमें मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सहित मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएचएस और अन्य विभाग जो संबंधित विभाग है उनके साथ चर्चा हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कहा था कि जहां भी मिलावट की कार्रवाई पकड़ी जाती है और जिसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह रही कि उन्होंने ये कहा था कि एक कोर कमेटी का गठन किया जाए। इसके लिए ये तय हुआ था कि एक कोर ग्रुप है बनेगा, उसमें गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो है उसके पीएचएस वो इसमें शामिल होंगे, जिसमें पीएचएस मेडिकल एंड हेल्थ जो है वो कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएंगे और इस ग्रुप का प्रशासनिक विभाग की मेडिकल एंड हेल्थ को बनाया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि यह कोर ग्रुप जो होगा वो जिला स्तरीय प्रबंधन समितियों का गठन करेगा, जिसमें जिला कलेक्टर जो है वो उसमें अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा उसमें एसपी, सीएमएचओ और अन्य जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो इसमें शामिल होंगे। साथ में जिस तरह से मौके पर अगर टेस्टिंग रिपोर्ट मिल जाती है और जो मौके पर सामग्री मिलावट की मिलती है उसे न तो सिर्फ नष्ट कराया जाएगा बल्कि साथ में वहीं मौके पर ही एफआईआर दर्ज करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो हैं यानी एडीएम्स जो हैं उनके क्रिमिनल कोर्ट में मामला पेश किया जाए, ताकि जो दोषी लोग हैं वो जल्द से जल्द इनके सजा के हकदार बने। क्योंकि इन कानूनों के सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह से जो मिसब्रांड हो, चाहे अनसेफ हो, या जिस तरह से और जो मिलावट इसमें पाई जाती है उसमें एडीएम तक की जो पावर की अगर हम बात करें तो उसमें केवल जुर्माने का एक प्रावधान रहता है। और यही वजह रहती है कि जिस साल में ये कार्रवाई होती है उसमें जुर्माने तो हो जाते हैं, लेकिन जेल जाने की जो बात है वो चूंकि न्यायिक अदालतों में इसका केस चलता है तो वहाँ पर लंबी अवधि जो है लगने की वजह से 5-5, 10-10 साल तक ये केस चलते रहते हैं। यदि फैसला आ भी जाता है तो उसकी अपील हाईकोर्ट में हो जाती है। इस तरह से केवल जुर्माने से ज्यादा ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस बार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि मौके पर ही इस तरह के प्रावधान कर दिए जाएं ताकि जो अपराधी हैं वो बच ना सकें, क्योंकि सीएम का ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहा है तो वह न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे समाज के साथ एक जघन्य अपराध कर रहा है, और इसके लिए जितनी कड़ी सजा का प्रावधान है उसका ज्यादा से ज्यादा हकदार जो है उस दोषी को बनाया जाए, जिसमें 7 से 10 साल की कैद। जी सचिन, जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसलमेर में नगर परिषद की टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया है। दरअसल जांच अभियान के दौरान टीम ने शहर के प्राइवेट बस स्टैंड पर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी से 14 कट्टे पॉलीथीन बरामद किए। वहीं जब्त हुई पॉलीथीन को कार्यालय में जमा किया गया, जिसमें लगभग 4.5 क्विंटल पॉलीथीन भरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी नदी की जो हजारों साल पहले सूख गई थी और अब उसके सबूत सामने आए। कभी गुलजार था आज का धार, आज वो वीरान है, कभी वो आबाद था। आज जहां रेत है वहां उपजाऊ मिट्टी थी। रेतीले धोरे नहीं, यहां भी हरियाली थी। बुंद बुंद को तरसते धार में बहती थी नदियां।
थार का सरस्वती नदी से है पुराना रिश्ता। इंटरनेशनल जर्नल की है रिपोर्ट। एक 172,000 साल पहले बीकानेर में बहती थी सरस्वती। सरस्वती नदी किनारे रहती थी घनी आबादी। नहीं थी पानी की कोई कमी, होती थी भरपूर खेती। और एक इंटरनेशनल जर्नल में सरस्वती नदी के साक्ष्य को लेकर कुछ दावे किए गए हैं। आइए दिखाते हैं वो दावे क्या हैं और बीकानेर में कहां बहती थी सरस्वती नदी। किस्से, कहानियों और पौराणिक ग्रंथों में गुम हो चुकी जिस सरस्वती नदी का जिक्र होता है, उस सरस्वती नदी के अस्तित्व पर फिर एक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में एक शोध रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीकानेर के नाल गांव के पास हजारों साल पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। जहां के लोग आज बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जहां एक एक घड़े पानी के लिए कोसों कोस चलते हैं, गर्मियों के मौसम में जहां कुएं और बावड़ियां सूख जाया करती है, वहां कभी पानी ही पानी था। प्यास क्या होती है और इसे बुझाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, सदियों पहले यहाँ कोई जानता ही नहीं था। और दावा तो ये भी है कि आज भी यहाँ जमीन से हजारों फीट नीचे सरस्वती नदी का अस्तित्व है। अपन मानते हैं कि आज भी सरस्वती नदी इस भाग में अंतःप्रवाही नदी के रूप में बह रही है। राजस्थान के साथ साथ हिंदुस्तान के जनमानस में सरस्वती नदी इस तरह से बसी हुई है कि कभी लगता ही नहीं ये नदी अस्तित्व में नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि हजारों साल पहले से सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर इसरो से लेकर दुनिया के तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सरस्वती नदी को लेकर कई सारे दावे करते रहे। इसरो जो सैटेलाइट इमेजरी ने भी प्रमाणित किया है कि यहाँ कोई नदी बह रही है। साथ ही यहाँ पर एक पाप बल्डर एक क्षेत्र है जो जहाँ पर गोलाश्म पाए जाते हैं, नदी के अवशेष पाए जाते हैं, वो भी एक इसका उदाहरण है। इसके साथ ही जैसलमेर में जो लाठी सीरीज है वो भी यहाँ सरस्वती नदी रहने का एक प्रमाणित करती है। इसके बाद काजरी जो संस्थान है उन्होंने भी इस पे एक रिसर्च किया है जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने ट्यूबवेल खोले जिसमें उनका पानी 5000 वर्ष पुराना पाया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है। हजारों साल की कहानी और शोधकर्ताओं के दावे के बीच अब क्वार्टरनरी साइंस रिव्यू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई एक रिसर्च में ये दावा किया गया है कि बीकानेर के नाल गांव के पास 172,000 साल पहले सरस्वती नदी बहती थी। इस रिसर्च के दावों की बात आगे करेंगे। पहले ये बता दें कि ये रिसर्च जर्मनी के द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय और कोलकाता के IISER जैसे संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीकानेर के नाल गांव के पास 172,000 साल पहले एक नदी बहती थी। 172,000 साल पहले नदी के आसपास घनी आबादी रहा करती थी। आज का बीकानेर शहर सरस्वती नदी के ऊपर ही बसा हुआ है। मध्य धार में बहने वाली नदी उस युग में आबादी के बीच जीवन रेखा थी। पाषाण युग में लोग यहाँ रहते थे और उनकी बस्तियां विकसित हुई। जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के जिम्बोव विकहॉर्न ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा है कि थार इतिहास का एक समृद्ध इतिहास रहा है और हम सबूतों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर रहे हैं कि कैसे पाषाण युग में लोग यहाँ रहते थे और उनकी बस्तियां विकसित हुई। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए नदियां कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन इतिहास में इस प्रमुख अवधि के दौरान नदियों की प्रणाली के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। पौराणिक कहानियों में इस बात का जिक्र तो मिल जाता है कि सरस्वती के 4 प्रवाह इस शहर के आसपास थे, जिसमें तीसरा प्रवाह वैदिक काल में था। 2 प्रवाह वैदिक काल से पहले थे, जबकि एक बाद में। लेकिन इस तरह के ठोस रिसर्च धीरे धीरे कम सामने आ रहे हैं।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग के HOD RN शर्मा का कहना है कि धरती के अंदर मौजूद प्लेटोनिक प्लेट में परिवर्तन की वजह से सरस्वती के साथ साथ इस क्षेत्र में बहने वाली कई नदियां विलुप्त हो गई थी और ये पूरा इलाका रेगिस्तान में बदल गया। कार्बोनिफरस युग से पूर्व यहाँ पर एक टेथिस सागर था, जो लंबे समय के बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट में कन्वर्जन हुआ, जिसके फलस्वरूप वलित पर्वत हिमालय का उदय हुआ। उस हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ बहती थी, उनमें से एक सरस्वती नदी भी थी, जिसको द्रव्यदर्शी नदी कहते थे। यह नदी सरस्वती नदी अरब सागर में। और अब रुक करते हैं कोटा की तरफ। नगर निगम चुनाव 2020 में कोटा में मंत्री का रोड शो चल रहा है। यूडीएच मंत्री का ये रोड शो है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज 2 रोड शो करेंगे। कांग्रेस के समर्थन में जनता से अपील की जा रही है। स्टेशन क्षेत्र के भदाना से ये रोड शो शुरू हुआ। भीमगंज मंडी, रेलवे कॉलोनी, पूर्वी जी टापरी, बोरखेड़ा होते हुए गुमानपुरा रोड तक ये शो पहुंचेगा। शाम 5 बजे कुनाड़ी पुलिया से कैथुनी पोल तक ये धारीवाल का रोड शो तय किया गया है। कोटा से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूडीएच मंत्री इस समय कांग्रेस के लिए समर्थन मांगने के लिए रोड शो में निकल पड़े हैं। शाम तक ये रोड शो होगा। शाम 5 बजे तक ये 2 रोड शो करेंगे कोटा में ही, अलग अलग जगहों पर। इस समय नगर निगम के चुनाव हैं और नगर निगम चुनाव के अंदर बड़े चेहरे भी इस समय वोट मांगने के लिए अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। कोटा से शांति धारीवाल का काफिला निकला है रोड शो के लिए। 2 रोड शो आज रखे गए हैं कोटा में। नगर निगम चुनाव 2020 के तहत अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष के अंदर बड़े नेता भी वोट मांगने के लिए उतर रहे हैं। कोटा से सीधी तस्वीरें।